हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का 9वां अध्याय, जो कि है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या सीखेंगे? इस चैप्टर के अंतर्गत हम सीखेंगे कि व्यापार और व्यापारियों के बारे में बात करेंगे और समुद्र तट से लगे राज्यों के बारे में बात करेंगे। साथ ही रेशम मार्ग की कहानी समझेंगे और बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ, इसको हम कवर करेंगे। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा क्या थी, तीर्थयात्री क्या होते हैं, इस पर बात करेंगे। नालंदा के बारे में बात करेंगे और भक्ति की शुरुआत कैसे हुई। हम पढ़ना शुरू करते हैं। आगे है कि व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो ये हमें कैसे मिलती है? देखो, जो दक्षिण भारत है, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, जो अराकमेडु है वहाँ से रोमन साम्राज्य के लिए व्यापार होता था। और इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? जो उपमहाद्वीप है वहाँ से संबंधित कुछ बर्तन वगैरह पाए गए हैं, और तो उनसे हमें व्यापार की जानकारी मिलती है। तो दक्षिण भारत जो था वो सोना, मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। और यहाँ पे जो काली मिर्च थी उसकी रोमन साम्राज्य में अत्यधिक मांग थी, और रोमनवासी काली मिर्च को काला सोना कहा करते थे। और जो सामान है यहाँ से, दक्षिण भारत से जो सामान है, वो व्यापारी समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते कहाँ तक पहुँचाते थे? रोम तक पहुँचाते थे। और दक्षिण भारत में क्या होता है? रोम के अनेक सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप से जो व्यापार है वो रोमन साम्राज्य के लिए किया जाता था। और क्या होता है, जो व्यापारी हैं वो समुद्री रास्ते उन्होंने खोज निकाले, और ये जो रास्ते होते थे ये समुद्र के किनारे होते थे, और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। और लंबी यात्राओं के लिए ये यात्री जहाज़ों का निर्माण भी किया करते थे। अब आगे हम पढ़ते हैं कि समुद्री तटों से लगे राज्य। तो हम समुद्री तटों से लगे हुए राज्यों को पढ़ लेते हैं। देखो, दक्षिण में जो राजा होता था उसको मुवेदार कहते थे। क्या कहते थे? मुवेदार। और ये जो टर्म है काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कि मुवेदार कौन होते थे। यूपीएससी में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मुवेदार याद रखेंगे। जो दक्षिण के राजा थे उनके लिए मुवेदार शब्द का यूज़ होता था। और यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया, यानी कि तीन शासक परिवार। अब कौन कौन से थे वो? चोल, चेर, पांड्य। और ये करीब 2300 साल पहले थे। और इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने 2 केंद्र होते थे, यानी कि टोटल कितने केंद्र हो गए? 6। लेकिन इसमें 2 महत्वपूर्ण थे। एक था पुहार या कावेरी पत्तन, दूसरा मदुरै। जो पुहार था वो चोलों का प्रमुख पत्तन हुआ करता था, और मदुरै पांड्यों की राजधानी हुआ करती थी। और जो मुखिया लोग थे वो अपनी जनता से टैक्स नहीं मांगते थे, बल्कि उसके बदले में उपहार मांगते थे। अब एक और वंश है सातवाहन वंश, जो कि चोल, चेर, पांड्य के करीब 200 साल बाद उभरा। और इसका जो सबसे प्रमुख शासक था वह था गौतमी पुत्र शतकर्णी। और इसकी जानकारी हमें इनकी माता गौतमी वलश्री के दान किए गए एक अभिलेख से प्राप्त होती है। और जो सातवाहन शासक थे ये दक्षिणापथ के स्वामी होते थे। दक्षिणापथ का मतलब है जो दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता है वह। तो ये जो सातवाहन शासक थे ये दक्षिणापथ के क्या होते थे? स्वामी। अब हम रेशम मार्ग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो रेशम बनाने की सबसे पहले तकनीक जो है वो उसका आविष्कार चीन में हुआ था करीब 7000 साल पहले। तो रेशम बनाने की तकनीक का सर्वप्रथम आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। और कितने साल पहले? 7000 वर्ष पहले। और क्या होता था, पहले तो इन्होंने इस तकनीक को बहुत समय तक छुपा के रखा, लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ से व्यापारी पैदल, घोड़ों और ऊँटों पर कुछ दूर दूर की जगहों पर ले जाते थे, और साथ में कुछ रेशमी कपड़ा भी ले जाने लगे। जिस रास्ते से ये सब सामान ले जाते थे उसको रेशम मार्ग कहा गया। अब जो चीन के शासक हैं ये जो सामान है कभी कभी ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को भिजवाते थे, रेशमी कपड़े भी भिजवाते थे। और लगभग 2000 वर्ष पहले रोम के जो धनी लोग होते थे और रोम के जो शासक होते थे उनके लिए रेशम के वस्त्र पहनना फैशन बन गया। अब भारतीय उपमहाद्वीप में
रेशम मार्ग पर किसका नियंत्रण था? जो कुषाण थे लगभग 2000 वर्ष पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन हुआ करता था। इनका नियंत्रण हो गया रेशम मार्ग पर। और इनके कुषाण के 2 प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे, पहला था पेशावर और दूसरा बिहार। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो सोने के सिक्के हैं वो सर्वप्रथम सबसे पहले कुषाण शासकों ने ही जारी किए थे। तो सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? कुषाण शासकों ने। अब बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे होता है इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जो कुषाण है ना, उसका सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, जिसके शासनकाल में बौद्ध परिषद का गठन होता है। और ये कब की बात है? 1900 साल पहले की। इसके दरबार में अश्वघोष होते हैं जिन्होंने बुद्ध की जीवनी लिखी है, जिसका नाम है बुद्ध चरित। यानी कि अश्वघोष की जो रचना है वो कौन सी है? बुद्ध चरित, जो कि बुद्ध की जीवनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध चरित किसकी रचना है, तो किसकी रचना है? अश्वघोष की। आगे जान लेते हैं, जो बुद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास होता है जिसको कहा जाता है महायान। अब इस महायान की 2 विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो पहले बौद्ध धर्म में मूर्तियां नहीं बनती थीं, लेकिन महायान शाखा के विकास के बाद बौद्ध धर्म में बौद्ध जी की मूर्तियां बनने लगी। और यह मूर्तियां, जो केंद्र थे इन मूर्तियों के, वो मथुरा और तक्षशिला प्रमुख केंद्र थे। दूसरी ओर जो बोधिसत्व होते थे उनकी आस्था को लेकर परिवर्तन आया। जैसे कि बोधिसत्व का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करना। लेकिन महायान शाखा की उत्पत्ति के बाद जो बोधिसत्व थे इनकी आस्था को लेकर कुछ चीज़ें बदली और ये लोगों को शिक्षा देने लगे और सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। और इसका प्रसार भी हुआ, जैसे कि मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान वाले क्षेत्रों में। और बौद्ध धर्म का काफ़ी जगह प्रसार हुआ, जैसे भारत के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में। साथ ही आगे चलकर यह थेरवाद के रूप में श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, इंडोनेशिया में भी इसका प्रसार होता है। अब हम बात करेंगे कि उस समय जो तीर्थयात्री थे उनकी जिज्ञासा क्या हुआ करती थी। तो जो तीर्थयात्री थे वो भारत में मतलब यात्रा करने के लिए आते थे और वो बुद्ध के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आते थे, बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर घूमने के लिए आते थे। तो इसमें से 3 प्रमुख यात्री हुए हैं। पहला चीनी यात्री फाहियान, जो करीब 1600 साल पहले भारत आए थे, और दूसरे ह्वेनसांग, जो कि 1400 साल पहले भारत आए, और ह्वेनसांग के 50 वर्ष बाद सिंह भारत आते हैं। तीर्थयात्री का मतलब क्या होता है? तीर्थयात्री का मतलब ये क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया गया है कि तीर्थयात्री वे होते हैं, वे स्त्री पुरुष जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों पर जाया करते हैं, उनको हम तीर्थयात्री कहते हैं। अब नालंदा के बारे में पढ़ लेते हैं। ये बिहार में स्थित है और यह शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र हुआ करता था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी और यह कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो ह्वेनसांग हैं उन्होंने नालंदा के बारे में वर्णन किया है। अब भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? देखिए, आगे चलकर क्या होता है, देवी देवताओं का चलन होने लगता है, जिससे हिंदू धर्म को पहचान मिलती है। और प्रमुख देवता होते हैं शिव, विष्णु और दुर्गा। और जो भक्ति परंपरा है वो देवी देवताओं की पूजा के माध्यम से ही फैलना शुरू हुई। और अब भक्ति क्या है? जैसे कि किसी देवी देवता के प्रति जो श्रद्धा है उसको भक्ति कहा गया, और भक्ति का पथ है वो सबके लिए खुला है। अब जो भक्ति शब्द है इसकी उत्पत्ति भज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या फिर हिस्सेदारी। यानी कि भगवान और भक्त के बीच परस्पर अंतरंग संबंध को भक्ति कहा गया। और एक हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, जो कि महाभारत का हिस्सा है। इसमें क्या है कि जो भगवान कृष्ण हैं वो अपने भक्त अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। ये सब क्लास 6 की एनसीईआरटी में लिखा गया है। और आगे चलकर क्या होता है, धर्म के प्रसार के लिए आगे चलकर जो कलाकार हैं वो देवी देवताओं की खूबसूरत मूर्तियाँ बनाने लगते हैं। अब जो देवी देवता थे उनको विशेष सम्मान दिया जाता था, तो उनको विशेष स्थान पर जगह दी जाती थी मूर्तियों को। तो इन मूर्तियों को जिस जगह
पर विशेष सम्मान दिया जाता था। जिन जगह पर इनको रखा जाता था उनको क्या कहा जाता है? मंदिर। अब जो हिंदू शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ऐसा माना जाता है कि जो हिंदू शब्द है, जैसे इंडिया बना सिंधु से, इसी प्रकार हिंदू शब्द भी निकला है और अरबों तथा ईरानियों के द्वारा उनके लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियों पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रेशम बनाने की कला की खोज कब हुई? 7000 वर्ष पहले। और 2300 साल पहले चोल चेर पांड्य राज्य का उदय होता है। और 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य में रेशम की मांग बढ़ने लगती है। और कुषाण शासक कनिष्क का शासनकाल जो कि 1900 वर्ष पहले होता है। और फाहियान भारत कब आता है? लगभग 1600 साल पहले। और 1400 साल पहले हुएन सेंग की भारत यात्रा होती है और अपार की शिव स्तुति की रचना की जाती है। आज की वीडियो में हमने क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर कंप्लीट किया है जो कि है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल सानिक से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो।